जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी विद नावेद खान में एक बार फिर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो रिस्पांस मिल रहा है, आप लोग मेरी क्लासेस को देख रहे हैं, ठीक है। जैसा मैंने आपसे फर्स्ट क्लास में ही प्रॉमिस किया था कि अगर आप मेरी वीडियोस को देखते रहेंगे तो मैं सारी की सारी एनसीईआरटी, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, 1 बाय 1 चैप्टर बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। हम यहाँ डिस्कस अभी कर रहे हैं ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, जिसकी हम 6 क्लास की एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसके 4 चैप्टर हो चुके हैं। आज ये 5वां चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है, यू कैन सी हियर। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल से क्या तात्पर्य है हमारा, ठीक है। इसे इंग्लिश में कहेंगे मेजर सर्कल्स ऑफ द अर्थ। ऑलराइट, तो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल से हमारा तात्पर्य है जिसमें कि हमारा स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल सम्मिलित है, ठीक है। यानी कि धरती पर जितने भी मंडल हैं, ठीक है, स्थल मंडल जहां हम निवास करते हैं। स्थल मंडल की डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि स्थल मंडल यानी कि पृथ्वी का वह ठोस भाग, या कह सकते हैं भूपर्पट्टी का ऊपरी भाग जहां हम निवास करते हैं, वो भाग क्या है? स्थल मंडल कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है जल मंडल, ठीक है। तो जल मंडल को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि समुद्रों का जल, ठीक है, समुद्रों में जितना भी जल है वो सारा जल, या बर्फ के रूप में जो ग्लेशियर्स पे जल है, या जो अंटार्कटिका में बर्फ के रूप में जल है, वो सारा जल, जल बाष्प, जैसे कि हमारे एटमॉस्फेयर में यानी कि वायुमंडल में जल के छोटे छोटे कण होते हैं। हमारी इस वायु में जहां अभी ये वातावरण है, इसमें भी जल के कण होंगे, ठीक है। नदी, झरने, नदियां जितनी भी हैं, इन सारों को मिला करके क्या बनता है? जल मंडल बनता है, ठीक है। तो पृथ्वी पर जितना भी जल है उसका 97.5% जल महासागरों में है, तथा 2.5% जल यानी कि कुल 2.5% जल कहाँ है? नदियों में है, झरनों में है, झीलों में है। यानी कि जो पीने योग्य जल है वो सिर्फ 2.5% है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं वायुमंडल। तो हमारी पृथ्वी के चारों ओर गैसों की एक परत पाई जाती है, ठीक है, जिसमें बहुत सारी गैसें हैं, जिसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, और भी बहुत सी गैसें हैं जिनको हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तथा हमारी पृथ्वी के वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया है, ठीक है। हमारा पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, जिसके के 5 मंडल है, जिसमें अगर हम पृथ्वी की सतह से काउंट करें तो सबसे पहले क्षोभ मंडल होगा, ठीक है। उसके बाद समताप मंडल होगा, उसके बाद मध्य मंडल होगा, उसके बाद आयन मंडल होगा, और फिर लास्ट में बहिर्मंडल होगा। इसकी हम इंग्लिश भी देख लेंगे थोड़ा सा। उसके बाद हमारा रह जाता है जीव मंडल, यानी कि जैव मंडल भी जिसे कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे बायोस्फीयर। अभी हम यहाँ एक डायग्राम के माध्यम से बना करके समझने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। जैव मंडल क्या होता है? जहां ये तीनों कंडीशंस मिलती हूं, यानी कि वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल, जहां तीनों स्थितियां अवेलेबल हों, परिस्थिति अवेलेबल हो, जहां के मनुष्य रहता है, ठीक है, या जहां जीव रहते हैं, उस चीज को क्या कहते हैं? हम जैव मंडल कहते हैं। तो चलिए हम एक डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, ये क्या हुआ हमारा? वायुमंडल। ये क्या होगा हमारा? जल मंडल। इसको हम लिखते हैं स्थल मंडल, ठीक है। मेरे साथ साथ आप भी लिखते चलिए, या हम इसे भूमंडल भी कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसे कहेंगे लिथोस्फीयर। देखिए, इसकी इंग्लिश भी बीच बीच में मैं इसलिए लिखता रहता हूं ताकि ये मेजर पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो थोड़ा हमें इंग्लिश भी इनके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं यहां वायुमंडल। वायुमंडल को इंग्लिश में कहेंगे एटमॉस्फेयर। ये वर्ड से तो आपने बहुत ही सुना होगा, एटमॉस्फेयर से आप काफी फैमिलियर होंगे। उसके बाद हम देखते हैं जल मंडल, यानी कि हाइड्रोस्फीयर, सॉरी, ठीक है। लिथोस्फीयर तो हम कहेंगे स्थल मंडल को, जल मंडल को कहते हैं इंग्लिश में हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। देखिए, जिस प्रकार से सिर्फ हिंदी में 2 शब्द प्रारंभ के परिवर्तित हो रहे हैं, उसके बाद मंडल मंडल लिखा हुआ है हर जगह, ठीक है, इसी प्रकार से इंग्लिश में सिर्फ 3 वर्ड प्रारंभ के 3 शब्द, ठीक है, परिवर्तित हो रहे हैं। बाकी स्फीयर स्फीयर लगा करके हम याद कर लेंगे। ऑलराइट, तो ये वाला जो स्थान है जहां के तीनों सरकमस्टांसेस अवेलेबल हैं, जहां तीनों परिस्थितियां
मिल रही हैं, जहां जीवन आसानी से उपलब्ध है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम यहां देखेंगे जैव मंडल, जैव मंडल कह लेंगे या जीव मंडल कह लेंगे, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहेंगे बायोस्फीयर। ऑल राइट, ठीक है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। उसको हमने यहां देख लिया, जैसे मैंने डेफिनेशन अभी बताई, बार बार बताने से सिर्फ टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम इसकी स्थल मंडल की एक छोटी सी परिभाषा देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। स्थल मंडल, ठीक है, पृथ्वी का वह ठोस भाग, पृथ्वी का ठोस भाग, या हम कहेंगे भूपर्पटी, ठीक है। पृथ्वी की 3 परतें हैं, वो हम आगे आने वाले समय में देखेंगे, भूपर्पटी, आवरण और क्रोड, ठीक है। तो ऊपर का जो पृथ्वी का, सपोज दैट ये पृथ्वी है, ठीक है, इसके ऊपर का जो भाग है उसको भूपर्पटी कहते हैं, जो कि ठोस होती है, जो जम गई है, भूपर्पटी, ठीक है, जहां हम निवास करते हैं, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब हम जल में तो निवास करते नहीं है, ठीक है, वो थोड़ा बहुत अगर घूमने के लिए चले जाते हैं, वो अलग से बात होती है, ठीक है। इसको हम पृथ्वी का वह ठोस भाग या भूपर्पटी जहां हम निवास करते हैं, उसे भूमंडल कहा जाता है, ठीक है। भूपर्पटी क्या है? जो ऊपरी भाग है वो चट्टानों की बनी है, ठीक है। आगे आने वाले समय में जो हम पृथ्वी, ठीक है, मैं एक छोटा सा डायग्राम बना करके अभी के अभी यहां हम समझ लेते हैं, ताकि हमें समझने में और आसानी हो जाएगी। यहां उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। सपोज दैट मैं यहां मिटाता हूं, इसको थोड़ा ठीक नहीं बना। मान लेते हैं ये हमारी क्या है? पृथ्वी है, ठीक है, और इसकी ये 3 लेयर्स हैं। तो ये ऊपरी क्या है? भूपर्पटी, ठीक है। उसके बाद क्या है? आवरण, इंग्लिश में इसे कहेंगे मेंटल। वो पागल वाला मेंटल नहीं है, ये आवरण है, ठीक है। इसको कहेंगे कोर या क्रोड, ठीक है, ये हो गया। इसको भूपर्पटी को इंग्लिश में कहेंगे क्रस्ट, CRUST। ऑल राइट, तो इस प्रकार से अब हम देख सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है। जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे तब हम इसको समझेंगे कि ये क्या है। ठीक है, ये क्या है? लिक्विड है। जो कोर है हमारी, जो क्रोड है, वो लिक्विड में है। उसके बाद ये अर्ध ठोस है, यानी कि सेमी लिक्विड है। उसके बाद ये ठोस है, ऊपरी जो पृथ्वी की परत है वो ठोस है, ठीक है, यानी कि ये चट्टानों से बनी है, ठीक है। यही कारण है कि हम यहाँ निवास कर पाते हैं, ठीक है। इसको 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पृथ्वी की जो ऊपरी परत है इसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? एक है महाद्वीप, ठीक है, ठीक है, महाद्वीप है, जो कि हम अभी देखेंगे। 7 महाद्वीपों को अभी हम पढ़ेंगे। उसके बाद महासागरीय बेसिन, नंबर 2 पे है महासागरीय बेसिन, ठीक है। तो पृथ्वी की ऊपरी परत को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है, जिसे हम जहां हम निवास करते हैं, यानी कि स्थल मंडल को 2 भागों में बांटा गया है, महासागरीय बेसिन और महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं वायुमंडल, ठीक है। तो हमारी पृथ्वी के चारों ओर, सपोज दैट ये हमारी पृथ्वी है, तो इसके चारों ओर एक क्या पाया जाता है? वायुमंडल पाया जाता है, ठीक है, जो कि हमें हानिकारक सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाता है। अदरवाइज हम स्किन के कैंसर से कुछ ही मिनट में या कुछ ही दिन में समाप्त हो जाएंगे। जीवन होता ही नहीं अगर हमारा वायुमंडल नहीं होता, एटमॉस्फेयर नहीं होता, ठीक है, तो जीवन नहीं होता। ये हमें क्या करता है? हमारा वायुमंडल सूर्य की पराबैंगनी हानिकारक किरणों से, यानी कि सन की जो अल्ट्रा वायलेट रेस होती हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। सॉरी, देखेंगे हम इसको हम 5 भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है। डेफिनेशन तो और भी लंबी है, इसको अगर हम पढ़ें तो, ठीक है। अच्छा, हमारे वायुमंडल की जो अधिकतम ऊंचाई है, ठीक है, यहां लिख लेंगे, वो है 1600 किलोमीटर। ऑल राइट, यानी कि मैं ग्लोब के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि अगर ये हमारी क्या है? पृथ्वी है, तो इसके 1600 किलोमीटर चारों ओर हमारा क्या पाया जाता है? वायुमंडल पाया जाता है, ठीक है, जो कि 1600 किलोमीटर तक है। अब इसको हम 5 भागों में विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम क्षोभ मंडल। पृथ्वी के वायुमंडल को कितने भागों में विभाजित करते हैं? 5 भागों में, ठीक है। तो यहां लिख देंगे हम
सबसे पहली जो पृथ्वी की सतह से जब हम यहां से अगर ऊपर उठते हुए देखेंगे तो सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल, ठीक है। उसके बाद आता है समताप मंडल, उसके बाद आता है क्या, समताप मंडल। फिर आता है मध्य मंडल, उसके बाद क्या आता है आयन मंडल, उसके बाद क्या आता है बहिर्मंडल। अब देखिए इंग्लिश में अगर इसको देखेंगे हम तो क्षोभ मंडल को बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। जिस तरह से यहाँ सिर्फ दो शब्द चेंज हो रहे हैं, 2-3 शब्द, उसके बाद मंडल लगा हुआ है, सेम उसमें भी हम देखेंगे ट्रोपोस्फेयर। समताप मंडल को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, मध्य मंडल को बोलते हैं मेसोस्फेयर, आयन मंडल को बोलते हैं आयनोस्फेयर, और उसके बाद बहिर्मंडल को बोलते हैं एक्सोस्फेयर, ठीक है। यानी कि एग्जॉस्ट जहां से एग्जिस्ट हो जाता है हमारा वायुमंडल। ऑल राइट, तो चलिए ये हमने 2 देख लिया, अभी हम तीसरे को समझने का प्रयत्न करते हैं कि जल मंडल क्या होता है, ठीक है। तो जिस प्रकार से हमने यहाँ एक डायग्राम बनाया स्थल मंडल के लिए, इसी प्रकार से हम यहाँ बना करके एक तरह से थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब आपको जानकर के आश्चर्य होगा, सपोज एड मान लीजिए यहाँ 100 के 100% हमारा जल है, उसके बाद हमारा पीने योग्य जल कितना है, सिर्फ इतना 2.5%। 2.5% जल हमारा कौन कौन सा है, तो यहां हम लिख लेंगे, ठीक है, नदियों, ठीक है, उसके बाद हिम नदी यानी कि ग्लेशियर, ठीक है, उसके बाद अंटार्कटिका में जितना भी जल है बर्फ के रूप में, उसके बाद जो हमारे तालाब होते हैं गांव में, जो हम देखते हैं बहुत इजीली हमें अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है, तालाब में है, या हमारे जल बाष्प वायुमंडल में जो भी है, इन सभी में ये 2.5% जल पाया जाता है जो कि पीने योग्य है, यानी कि ड्रिंकेबल है, ठीक है। यहां लिख लेंगे हम पीने योग्य। उसके बाद जो हमारा ये सारा जल बचता है, ये बड़ी आश्चर्य की बात है, कितना है ये सारा हमारा जल 97.5%, ऑल राइट, 97.5% जो कि पीने योग्य नहीं है, ये बहुत लवणीय जल है, यहां लिख लेंगे, यानी कि इस जल की सॉलिडिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और कहां की जल की सॉलिडिटी बहुत ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है, ठीक है। इसकी लवणता अगर हम सॉलिडिटी देखें तो कितनी होती है, अभी देखते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फ्रेश वाटर, यानी कि पीने योग्य जल, मैंने लिख ही दिया है, फ्रेश वाटर हमारा 2.5% है। उसके बाद 97.5% हमारा लवणीय जल है जिसको हम पी नहीं सकते। हालांकि आजकल आरओ लग गए हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जो जैसे अरब प्रायद्वीप है, ठीक है, वहां पे बहुत सारे देश हैं, खासतौर पे यूएई जो है या दुबई वगैरह है, वो समुद्र का पानी फिल्टर करके यूज कर रहे हैं, पीने में प्रयोग कर रहे हैं, ऑल राइट। तो ताजे पानी की इसको हम किस में मापते हैं, पीपीएम, यानी ठीक है, पार्ट पर मिलियन, पीपीएम। इसको देखेंगे ताजे पानी की लवणता कितनी होती है, 0 से लेकर के 5 पीपीएम, इसको लिख लेंगे, पीपीएम की फुल फॉर्म होती है पार्ट पर मिलियन, ऑलराइट। उसके बाद महासागर की लवणता कितनी होती है इसकी, यानी कि इसकी लवणता होगी, इसकी लवणता है 35 पीपीएम, 35 पार्ट पर मिलियन, तब भी देख लीजिए ये पीने योग्य नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं मृत सागर है, जो मृत सागर की पीपीएम कितनी है, 300 है, ऑलराइट। लेक वैन है एक, कहां पे, टर्की में, लेक वैन हम देखेंगे टर्की में है, जो कि 350 पीपीएम है, तो यही हम नोट कर लेंगे, इसी के नीचे आप नोट कर लेना, ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं फिलहाल, ठीक है। मृत सागर, मृत सागर में इसीलिए लोग नहीं डूबते हैं क्योंकि जो हमारे बॉडी का घनत्व है, बॉडी की डेंसिटी है, वो इससे कहीं कम रह जाती है। अगर आपको एक एक्सपेरिमेंट करके देखना है तो आप एक गिलास ले सकते हैं इस प्रकार का, या कोई भी गिलास, उसमें थोड़ा सा पानी डालें, ठीक है, और उसमें नमक डाल करके फिर देखना वो जल कितना गाढ़ा हो जाता है, ठीक है। सपोज दैट आप कोई भी चीज लेना, एक हल्की चीज लेना, ऐसे कप वगैरह, और एक पानी में डाल करके देखना, वो डूब जाएगा, ऑलराइट। लेकिन जब आप उसमें नमक घोल लेंगे, एक चम्मच उसमें नमक घोल के देखना, टाटा का, ठीक है, कोई भी नमक आप घोल सकते हैं, जस्ट किडिंग, ठीक है, उसमें उसके बाद देखना कि वो नहीं डूब रहा है। मृत सागर की कितनी है, 300
ppm, ठीक है। उसके बाद लेक वैन कहाँ है? टर्की में। इसकी कितनी है? 350 ppm, ठीक है। इसकी लवणता पार्ट पर मिलियन। तो ये हो गया हमारा जलमंडल। ऑलराइट, तो ये हमारा जलमंडल हुआ। अच्छा, इसका जलमंडल की अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, पृथ्वी को हमारा नीला ग्रह कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है कि पानी ब्लू होता है, ठीक है। होता नहीं है, वो दिखाई देता है। पानी हमारा ब्लू दिखाई देता है, दूर से देखने पर नीले कलर का दिखाई देता है। तो इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, अद्भुत ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, जलमंडल में जल के सभी रूप, जिसमें के महासागर, ठीक है, महानदियां या नदियां, ऑलराइट, झीलें, हिमनदियां, भूमिगत जल और जलवाष्प, यानी कि जल के जितने भी रूप हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? जलमंडल कहलाते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर 97.5% जल जो है लवणीय है, 2.5% जल क्या है? पीने योग्य, यानी कि फ्रेश वाटर है। उसके बाद हम देखते हैं 71%, ठीक है, 71% भाग पर भूमि के क्या है? जल है। ओनली 29% भाग पर हमारा क्या है? स्थल मंडल है। ऑलराइट, उसके बाद वायुमंडल से तो हमारा इसका कोई लेना देना नहीं, वायुमंडल तो अपना अलग ही है। उसके बाद आता है हमारा जैव मंडल, ठीक है। तो जैव मंडल की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, जहां हम लोग निवास करते हैं, यानी कि जहां ये तीनों मंडल मिले। एक ऐसा स्थान होता है जहां तीनों मंडल मिल रहे हैं, यानी कि वायुमंडल तो हर जगह है ही, लेकिन स्थल मंडल हर स्थान पर नहीं है। इस कहीं कहीं जल है, जल हमारा 71% है, ठीक है, ये सिर्फ 29% है। तो जहां ये तीनों कंडीशंस मिल रही है वहां क्या होता है? जैव मंडल होता है, वहां जीवन आसानी से उपलब्ध होता है। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ऑलराइट, तो और बाकी इसको हम देखते हैं आगे। चैप्टर आज का लंबा होने वाला है दोस्तों, जरा कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा तनी, ठीक है। थोड़ा सा हम पढ़ेंगे आज, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिए, अब आप अगर मेरी जो क्लासेस रेगुलरली देख रहा है तो थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, ठीक है। मेरी वो आदत नहीं है, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं खाली हंस के और टाइम पास कर दूं, ठीक है। थोड़ा बहुत हंसी मजाक ठीक है जरूरी होता है, एंटरटेनमेंट इज मस्ट, बट जहाँ पढ़ाई की बात आती है वहाँ आपको बहुत ध्यान से पढ़ाई करना है और सिर्फ पढ़ाई करना है, ठीक है। एनसीईआरटी कवर करना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। लोगों की एनसीईआरटी कवर नहीं हो पाती है और लोग एडवांस कोर्स में पहुंच जाते हैं, फिर ना ये कंप्लीट हो पाया है ना एडवांस कोर्स कंप्लीट हो पाया है। अगर आप एनसीईआरटी देख रहे हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 90% लोग यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस का सपना लेकर के एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको उस लेवल की सोच चाहिए तो फिर एनसीईआरटी आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगी, ठीक है। सिर्फ एक वीडियो देख लेने से या चित्र देख लेने से एनसीईआरटी नहीं पढ़ी जाती, एक एक चीज को आपको डिटेल में पढ़ना है, बिल्कुल, ठीक है। और यूपीएससी यही डिमांड करता है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, आप चीजों को कितना याद कर पा रहे हो, कितना आप समझ पा रहे हो, ठीक है। तो याद करने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है, बस समझना है चीजों को, ठीक है। उसके बाद हम इसको अगर इंग्लिश में लिखना चाहें, अब वही है कि मैं इंग्लिश में लिखवाऊं तो टाइम और ज्यादा कंज्यूम होता है, ठीक है। वीडियो का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि वीडियो भी थोड़ी सी कम लंबी हो, क्योंकि ज्यादा लंबी से लोग बोर हो जाते हैं, आज के लोगों की डिमांड ये हो गई है, ठीक है। तो क्षोभ मंडल को कहते हैं हम ट्रोपोस्फेयर। चलिए इंग्लिश लिख ही देता हूं मैं इसकी एक बार, थोड़ा सा टाइम और लगेगा। ये हो गया हमारा ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद समताप मंडल को हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। उसके बाद मध्य मंडल को कहते हैं मेसोस्फेयर, आयन मंडल को कहते हैं आयनोस्फेयर, ठीक है। उसके बाद बहिर्मंडल को कहते हैं एक्सोस्फेयर, ठीक है। चलिए ये लिख लीजिएगा पृथ्वी के। अच्छा, जो वायुमंडल है इसको हम आगे आने वाली क्लासेस में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये 5 चीजों को तो इनको बिल्कुल आप बिल्कुल एकदम फिट कर लीजिए दिमाग में, एकदम एकदम बिल्कुल कोई एक्सक्यूज नहीं इनके बारे में, क्योंकि ये आगे आने वाले समय में काफी अच्छे से इसके बारे में हमें समझना है। जैसे हम समझेंगे कि हमारा एयर जोन कहाँ है, ठीक है, यानी कि जो वायु के रास्ते होते हैं जहाँ जहाज फ्लाइट्स उड़ते हैं वो कहाँ है, उसको भी हम देखेंगे। उसके बाद सैटेलाइट जोन कहाँ है हमारा, आईएसएस कहाँ है हमारा,
ठीक है। तो इस चीज को हम देखेंगे, या हमारे जो बाहर से उल्कापिंड या मेटेओराइट एस्टेरॉइड आते हैं वो किस लेयर में आने के बाद जल जाते हैं, उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये भूपर्पटी जो है, स्थल मंडल, इसको भी आप एक बार ये तीन चीजों को तो रट लीजिए, कोर, मेंटल और क्रस्ट को। उसके बाद इसमें क्या क्या पाया जाता है वो हम आगे देखेंगे, इनकी गहराई भी देखेंगे कितनी है। ये लगभग 6371 किलोमीटर है। कुछ जगह आपको अलग अलग भी मिल जाएगी किलोमीटर। आप गैस कर सकते हैं कि पृथ्वी की मोटाई कितनी है। इसके सेंटर से, केंद्र से लेकर के यहां तक 6371 किलोमीटर है, जो कि बहुत ज्यादा होती है। आज तक कोई वहां तो पहुंच नहीं पाया, और वहां पहुंचना भी नामुमकिन है, क्योंकि जो इसकी क्रोड का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है। वहां तक कोई भी इक्विपमेंट हमारा अभी तक का बनाया हुआ काम नहीं कर सकता, ड्रिल नहीं कर सकता, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझ रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं, समझिए, ठीक है। तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूं। उम्मीद है आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए अभी मैं इसको मिटा रहा हूं। उसके बाद अब हम देखते हैं, अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे हमारे महाद्वीप। कितने महाद्वीप हैं? 7। ऑलराइट। महाद्वीप को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिनेंट। हम अपने 7 कॉन्टिनेंट को अब देखेंगे, और महासागरों को देखेंगे। महासागर कितने हैं? 5, ठीक है। 5 हम अपने महासागर को देखेंगे, और 7 कॉन्टिनेंट को देखेंगे। 7 कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम देखते हैं एशिया महाद्वीप को, ठीक है। चलिए तो यहां हम लिखेंगे महाद्वीप, इंग्लिश में कहेंगे कॉन्टिनेंट। ऑलराइट। देखिए एक बार तो मेहनत करना पड़ेगी, ठीक है। एक बार मेहनत करने के बाद जब चीजें विजुअलाइज होने लगती हैं, समझ में आने लगती हैं, उसके बाद कम मेहनत करने से भी काम चल जाता है हमारा, ठीक है। तो 7 कॉन्टिनेंट को अब हम अपने लिखेंगे। नंबर 1, ब्लू पेन से लिखता हूं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे एशिया महाद्वीप। एशिया नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7। ऑलराइट। नंबर 2 पे हम देखेंगे यूरोप। उसके बाद देखेंगे अफ्रीका, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका, फिर देखेंगे दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। फिर हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, ऑलराइट। फिर हम देखेंगे अंटार्कटिका, ऑलराइट। इसको अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तब भी हम ऐसे ही लिखेंगे। मान लिया इसको एशिया लिख देंगे, इसको यूरोप, इसको अफ्रीका, अफ्रीका भी बोल देते हैं इसको नॉर्थ अमेरिका, इसको साउथ अमेरिका, इसको बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसको बोलेंगे अंटार्कटिका। तो ये हमारे 7 महाद्वीप हो गए। अभी हम इन महाद्वीपों को 1 बाय 1 बहुत डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा बने रहिएगा। उसके बाद हम देखते हैं 5 महासागरीय बेसिन है हमारे, ठीक है। महासागरीय बेसिन कितने हैं? 5। इसको भी हम इस प्रकार से देख लेंगे। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम देखेंगे प्रशांत महासागर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैसिफिक ओशियन, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम देखेंगे अटलांटिक महासागर, ठीक है। मैं शॉर्ट में ही लिख दिया है, इसको इंग्लिश में भी अटलांटिक महासागर बोलेंगे। फिर हम देखेंगे हिंद महासागर, ये इकलौता महासागर है जिसका नाम
किसी देश के नाम पर रखा गया है, इसको बोलेंगे इंडियन ओशियन। ठीक है, अब हम हो सकता है इसको भारतीय ओशियन बोलेंगे, लेकिन अभी हम इसको फिलहाल इंडियन ओशियन ही पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे आर्कटिक महासागर, इसे इंग्लिश में बोलेंगे आर्कटिक ओशियन। फिर हम लास्ट में देखेंगे अंटार्कटिका महासागर। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे अंटार्कटिका ओशियन। चलिए ये एक बार आप नोट कर लीजिए, 5 महासागर हैं हमारे और 7 कॉन्टिनेंट हैं। तो अब हम यहाँ नंबर 1 हेडिंग डालेंगे एशिया। ठीक है, एशिया महाद्वीप को अब हम डिटेल में समझने वाले हैं, जैसे हम इसका बहुत सारा इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, ये पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 1/3 है। पृथ्वी का जो हमने देखा था, जितना भी पृथ्वी है उसका लगभग 1/3 है, इतना बड़ा महाद्वीप है ये। ठीक है, ये महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसके मेजर पॉइंट्स हम लिखते हुए चलेंगे। उसके बाद इसमें हम कर्क रेखा देखेंगे, किन किन देशों से होकर के गुजरती है और किन किन कॉन्टिनेंट से होकर के गुजरती है। उसके बाद इस महाद्वीप में इक्वेटर भी है, ठीक है, मकर रेखा भी है, यानी कि तीनों रेखाएं इस महाद्वीप में प्रेजेंट हैं। ठीक है, उसके बाद हम यूरोप को देखेंगे, फिर अफ्रीका, इस तरह से इन सारी की हम स्पेसिफिकेशन लिखते हुए चलेंगे। तो चलिए राइट डाउन कीजिए, एशिया क्या है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप है। मैं ट्राई करूंगा कि यहां बहुत कम से कम शब्दों में लिखूं, आप जो मैं बोल रहा हूं उसको समझ करके, और ज्यादा शब्दों में अगर चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज इट इज इनफ टू मेमोराइज। ठीक है, ये पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग कितना है, 1/3 है। ठीक है, इसको इंग्लिश हिंदी लिख लेंगे, 1/3 है। ठीक है, 1/3 है। ठीक है, तथा ये कहां है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, शायद हम पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध को अक्षांश और देशांतरीय रेखाएं जब हमने पढ़ा था, तो हमने देखा था कि पृथ्वी के पूर्वी गोलार्ध कौन सा है और पश्चिमी गोलार्ध कौन सा है। देशांतरीय आधार पर हम अगर देखें तो ये हमारा पूर्वी गोलार्ध हो गया, ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया। अक्षांशीय आधार पर देखें तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ठीक है, हमने इस प्रकार से देखा था इनको, ये है। ऑलराइट, तो अभी हम इसमें क्या देखेंगे, ठीक है, कि एशिया महाद्वीप में ये अंटार्कटिका, ये हमारा इक्वेटर हो गया, भूमध्य रेखा हो गई। ठीक है, उसके बाद ये मकर रेखा हो गई, ये कर्क रेखा हो गई, ये आर्कटिक वृत्त हो गया। ऑलराइट, जो 66.5 डिग्री पे है, जैसे मैंने बताया था पहले भी कि इन चीजों को तो बिल्कुल रट लीजिए। ठीक है, ये हो गया नॉर्थ, ये भी नॉर्थ। उसके बाद 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ। तो अभी हम इसको देखने वाले हैं कि हम इन तीनों रेखाओं को बहुत डिटेल में अभी इसी चैप्टर में हम एशिया महाद्वीप में पढ़ने वाले हैं कि जो हमारी मकर रेखा है वो किन किन देशों से होकर के गुजरती है। ठीक है, और किन किन कॉन्टिनेंट से होकर के गुजरती है। उसके बाद हम देखेंगे आर्कटिक वृत्त, सॉरी ये हमारा भूमध्य सागर यानी भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर। ठीक है, या 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं, इसको भी हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे 23.5 डिग्री साउथ यानी कि कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा को भी हम देखेंगे। तो इन तीनों रेखाओं को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसी तरह से हम यूरोप अफ्रीका में आने वाली चीजों को भी देखेंगे, तो इसलिए ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा होने वाला है। उसके बाद हम इसकी नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर के गुजरती है। क्या है, कर्क रेखा। कर्क रेखा इस महाद्वीप से क्या है, गुजरती है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट लाइन इसकी क्या है, पश्चिम में यूराल पर्वत। पश्चिम में जैसे हम अगर देखते हैं, जो यूराल पर्वत है कहाँ है, ठीक है, वो रशिया में है। ठीक है, तो ये पश्चिम का इलाका है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, इसको हम पश्चिम कहते हैं। यहाँ पर क्या है, यूराल पर्वत है। इस प्रकार इस पे निशान ना लग जाए इसलिए मैं लगा नहीं रहा हूँ। ठीक है, यूराल पर्वत यूरोप एशिया को यूरोप से अलग करता है। तो हम यहाँ लिखेंगे पश्चिम, एरो लगा देंगे यूराल पर्वत,
फिर एरो लगा देंगे, फिर हो जाएगा विभाजित। ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं, स्टार्टिंग जब करते हैं तो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है स्टूडेंट्स के अंदर कि सर शॉर्ट्स नोट कैसे बनाएं, शॉर्ट्स नोट कैसे बनाएं। आपको बस ये 3 वर्ड्स लिखने की ज़रूरत है। यू डोंट नीड टू बी राइट मोर देन इट। ठीक है, और आपको ये याद हो गया। यहाँ लिखना है सिर्फ पश्चिम यूराल पर्वत विभाजित। यानी कि हम एशिया महाद्वीप के बारे में जब चर्चा कर रहे हैं तो एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करने के लिए पश्चिम यूराल पर्वत, सिर्फ 3 ही चीजें लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे यूरोप और एशिया के मिले जुले भाग को क्या कहा जाता है, यूरेशिया कहा जाता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि कितनी लंबी है और उसके बाद हम इसको शॉर्ट करके लिखने की ट्राई करेंगे तो हमारी कम से कम नोट्स बनेंगे। ठीक है, लाइन लिखिए, यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को, यानी कि यूरोप और एशिया के दोनों पार्ट्स को क्या कहा जाता है, यूरेशिया कहा जाता है। ठीक है, तो इतने लंबी हमें लाइन लिखेंगे तो वहां तक पहुंच जाएगी, पूरे लिखने की जरूरत नहीं है। लिखेंगे यूरोप प्लस एशिया इज इक्वल टू यूरेशिया, बस इतना ही लिखने की हमको जरूरत है। ठीक है, यही हो गया हमारा क्या, यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को क्या कहा जाता है, यूरेशिया कहा जाता है। तो हमें सिर्फ 3 वर्ड्स लिखने की जरूरत है, यूरोप प्लस एशिया इज इक्वल टू यूरेशिया। ऑलराइट, उसके बाद हम देखेंगे भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। ठीक है, भारत अभी फिलहाल में कौन से महाद्वीप का हिस्सा है, एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। बट एक समय में ये क्या था, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। ठीक है, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से सारे कॉन्टिनेंट एक ही कॉन्टिनेंट से निकले हैं। पहले सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था और एक ही महासागर हुआ करता था। ठीक है, भारत इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा है। तो भारत क्या है, ठीक है, भारत, उसके बाद यहां लिखेंगे गोंडवाना लैंड। ठीक है, बस ज्यादा कीजिए तो फिर हिस्सा लिख दीजिए, भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद फिर लिखेंगे हम भारत इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा है। ठीक है, इंडो ब्रैकेट ऑस्ट्रेलिया, बस इतना ही लिखेंगे, भारत इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट का हिस्सा है। ठीक है, भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। भारत अभी प्रेजेंट में कहाँ है, एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, ये तो इसमें कोई शक ही नहीं है। ठीक है, भारत, इसके आगे शॉर्ट में लिख देंगे एशिया महाद्वीप, बस समझने के लिए इतना इनफ है। ठीक है, अब वैसे तो लिखने के लिए पूरा आप लिखते रहो, ग्रंथ लिख दो मोटे मोटे, तो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे एनसीईआरटी है वैसे ही फिर आप अगर एक इतनी मोटी पोथी बना लेते हो दोबारा से तो फिर उसका क्या फायदा हुआ, फिर तो एनसीईआरटी ही ठीक है। 900 पेजेस पढ़ते रहते हैं आप बार बार, 81 चैप्टर हैं वो पढ़ते रहिए, है ना। क्या जरूरत है शॉर्ट में लिखने की, तो शॉर्ट में अगर हम लिखेंगे तो उससे हमें यही फायदा होने वाला है कि अगर ये सारी चीजें आप अगर तरतीब से लिखोगे तो पूरा पेज भर जाएगा, तो कोई फायदा नहीं। ठीक है, एशिया कहाँ स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में एशिया स्थित है। तो ये हमने देखा उत्तरी गोलार्ध और ये पूर्वी गोलार्ध, तो एशिया को हम देखते हैं इस जगह पे एशिया स्थान पे स्थित है। ठीक है, समझ आ रहा है, एशिया इस स्थान पर लगभग ऐसे हम देख सकते हैं, एशिया इस स्थान पर स्थित है। ठीक है, तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम अभी इसको और डिटेल में पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप को। ठीक है, अभी हम कर्क रेखा देखेंगे इसमें। ठीक है, कर्क रेखा देखेंगे, इक्वेटर देखेंगे और मकर रेखा देखेंगे, क्योंकि ये तीनों रेखाएं इसमें मिलती हैं लगभग। ठीक है, तो ये कौन कौन से महाद्वीप से, कौन कौन से राज्य से और कौन कौन से वाटर बॉडीज से होकर के गुजरती हैं, तीनों रेखाओं को हम अध्ययन करेंगे। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम इसको फिलहाल सफाई अभियान कर देते हैं इसका, स्वच्छ भारत अभियान इज मस्ट। तो गाइज ऐसा तो नहीं कहीं आप लोग बोर हो रहे हो, बोला इतना बोर बंदा है, ऐसे बिल्कुल सीरियस होकर के पढ़ा रहा है या डांट रहा है, क्या कर रहा है समझ में भी नहीं आ रहा है हमारे।
हाँ, ऐसा तो नहीं है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कोई प्रोफेशनल टीचर हूँ नहीं, ठीक है। बाकी ठीक है कि मेरा एक ये शौक़ है, मुझे ये नया नया शौक़ लग गया कि चलिए मैं भी ट्राई करता हूँ कि जो कुछ मैंने सीखा है उसको मैं यहाँ लोगों के साथ शेयर करता हूँ, दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई प्रोफेशनल टीचर हूँ और टीचिंग ही मेरा मतलब सब कुछ है। टीचिंग सिर्फ मेरा शौक़ है, ठीक है। इवन मैं कह सकता हूँ कि टीचिंग नहीं, बल्कि मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। टीचिंग करना तो बहुत बड़े लेवल का काम हो गया। आई डोंट थिंक कि मैं तो अभी उस लायक नहीं, लेकिन मैं आप लोगों के साथ ये छोटा सा डिस्कस कर रहा हूँ, तो उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए, जैसे हमने विकास सर से सुना है, ठीक है, एक बहुत फेमस शायरी है उनकी, विकास सर अक्सर कहते हैं, बिकॉज इन अवर इंडिया मोस्ट ऑफ द पीपल इंस्पायर बाय द विकास सर, ठीक है। ही इज अनबिलीवेबल मैन इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। क्यों सोचें जिंदगी में कि क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। चलिए देखते हैं आगे, ठीक है। कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? क्वेश्चन हम यहाँ लिख देंगे, कर्क रेखा, आगे इसके लिख लीजिए कितने देशों से गुजरती है, कितने महाद्वीप से गुजरती है, ठीक है। महाद्वीप, देश, ऑलराइट। चलिए देखते हैं, कर्क रेखा 17 देशों से होकर के गुजरती है, भारत उनमें से एक है, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे 17 देश। ये पहले मैं चेक कर लूं, ये परमानेंट वाला तो नहीं है, ये मैं लेकर के आया था स्टार्टिंग में, उन्होंने मुझे परमानेंट वाला दे दिया, फिर वो मिटा नहीं। हाँ ठीक है, सही है, पता लगे कि फिर बोर्ड ही खराब हो जाता। 17 देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। आगे लिखेंगे भारत उनमें से एक है, ऑलराइट। उसके बाद हम नेक्स्ट यहां पॉइंट देखेंगे कि 16 देश, 3 महाद्वीप, 6 जल निकाय हैं जिनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। 16 देश, 3 महाद्वीप प्लस 6 जल निकाय जिनसे होकर के रेखा गुजरती है, ठीक है। आगे आप चाहें तो लिख लें, अदरवाइज शॉर्ट में लिखने का प्रयत्न करें, ठीक है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में, अभी हमने यहां देखा था, ठीक है, ये हो गया इक्वेटर 0 डिग्री, ठीक है। उसके बाद ये मकर रेखा, ये आर्कटिक वृत्त, ये कर्क रेखा, ये फिर आर्कटिक वृत्त, 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। इक्वेटर, मकर रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक वृत्त, ये भी आर्कटिक वृत्त, ठीक है। तो 23.5 डिग्री, उसके बाद ये भी 23.5 है सेम, बट ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये 66.5 डिग्री। इन चीजों को बिल्कुल रट डालिए, एकदम बिल्कुल माइंड में बिठा लीजिए। मैं खुद जानबूझ के इसलिए इतनी बार लिख रहा हूं ताकि आपको बार बार याद हो जाए, कम से कम मेन चीजें तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। जैसे ये हो गया, ठीक है। अभी हमने पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों को पढ़ा था, तो परिमंडलों में मेन चीज आपको बिल्कुल एकदम फटाफट पता होना चाहिए, ठीक है, ताकि आगे आने वाले समय में जब हम इन्हीं एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, मैं आपको एक और तथ्य बता देना चाहता हूं कि एनसीईआरटी जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी हैं, वो ओवरऑल सिलेबस का लगभग 70% कवर करती हैं, ठीक है। तो अब आप सोच लीजिए कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रह जाता है लगभग 10% जो कि हमें एटलस से या फिर एडवांस बुक से मिल जाता है, सभी कुछ यही है एडवांस बुक्स में भी। उसके बाद 20% रहता है जो कि हम करंट अफेयर्स से तैयार करना पड़ता है। इस प्रकार यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए 100 में 100% ज्योग्राफी इस प्रकार से हो जाती है। चलिए तो ये देखेंगे, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में देख लिया हमने, ठीक है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री के अक्षांश पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। नहीं, कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है, मैं खुद ही कंफ्यूजन में हो गया, ठीक है। चलिए एक बार इंश्योर कर लेते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन
हाँ, इसको हम कर्क रेखा लिखेंगे दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। चलिए लिखिए, देखिए कर्क रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम इसका लिखेंगे, ठीक है, भूमध्य रेखा के समानांतर उत्तर में है, ठीक है, जो भारत के मध्य से गुजरती है। नहीं, वो तो मकर रेखा है, ये तो कंफ्यूजन में ही हो गया। चलिए ठीक है, देखते हैं, इसको मैं आगे थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए और देखते हैं हम, ठीक है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। भारत के कितने? 8 राज्यों से। तो कौन कौन से हैं, हम यहाँ इनको देख लेते हैं कि 8 राज्य हमारे कौन कौन से हैं जहां से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। एक मिनट का दोस्तों जरा समय दीजिए मुझे। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, ठीक है। हाँ ठीक है, मकर रेखा भारत से होकर के नहीं गुजरती है, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। सही चल रहे हैं हम लोग, सही पढ़ रहे हैं, मेरे को खुद ही डाउट हो गया। चलिए बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से हैं यहां हम देख लेते हैं। नंबर 1 पे आता है हमारा गुजरात। गुजरात में कहां से होकर के गुजरती है वो भी हम देखेंगे। देखिए नंबर 1 गुजरात। गुजरात में एक स्थान है जसदण, ठीक है, यहां से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। सबसे पहले अगर हम ऐसे देखें, हमारा जो भारत बना हुआ है, ठीक है, मैं आपको मोटा मोटा एक ऐसे बना करके दिखा रहा हूं, कुछ इस प्रकार से है। तो सबसे पहले जब यहां से एंटर करती है कर्क रेखा इस प्रकार से, ठीक है, मेरे नक्शे को तो लग रहा पोलियो ही हो गया, ठीक है, बना लेता हूं मैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बनाएंगे, अभी बना करके देखेंगे हम जब हमारा टाइम आएगा तो, ठीक है। जसदण एक स्थान है, कहां पे? गुजरात में, ठीक है। यहां क्या है? सबसे लंबी तट रेखा है। यहां हम क्या देखते हैं? सबसे लंबी तट रेखा है। उसके बाद हम नंबर 2 पे देखते हैं, 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। नंबर 2 पर हमारा क्या है? राजस्थान। राजस्थान में कौन सा स्थान है? कालिंजर। राजस्थान में है कालिंजर, ठीक है। यहां हम क्या स्पेसिफिकेशन देखेंगे, ठीक है, इससे जयपुर दूरतम है, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 हम देखेंगे मध्य प्रदेश यानी कि एमपी। एमपी में शाहजहांपुर है, ठीक है, शाहजहांपुर एक स्थान जहां से होकर के गुजरती है। उसके बाद नंबर 4 पे देखेंगे हम छत्तीसगढ़, ठीक है, CH लिख देंगे, ठीक है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कहां है? सोनहत। ऑल राइट दोस्तों। उसके बाद हम नंबर 5 पे देखेंगे झारखंड, JH लिख देंगे। झारखंड में स्थान का नाम लिख लेंगे लोहरदगा, जहां से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। नंबर 6 पे देखेंगे वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, और यहां कहां पे है? कृष्णानगर, ठीक है। उसके बाद नंबर 7 पे देखेंगे हम त्रिपुरा। त्रिपुरा में स्थान उदयपुर। उसके बाद नंबर 8 पे हम देखेंगे मिजोरम।
मिजोरम में कौन सा स्थान है? चम्फाई। ठीक है, ये हमारे भारत के 8 राज्य हो गए। उसके बाद 17 देश और 3 महाद्वीप और 6 जल निकायों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, जो कि कौन कौन से हैं? 3 महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में कौन कौन से 8 देश हैं फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम क्लास को यहीं ओवर करते हैं। ठीक है, एशिया महाद्वीप में है सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, नंबर 3 पे ओमान, नंबर 4 पे भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका, तो मैक्सिको और बहामास। बहामास क्या है? द्वीप समूह है, यहां से होकर के रेखा गुजरती है। उसके बाद अफ्रीका, अफ्रीका में क्या क्या है? अफ्रीका में पश्चिमी सहारा, मौरितानिया, माली, ठीक है, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र और नाइजर, इन देशों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि क्लास बहुत ज्यादा लंबी हुई जा रही है, तो इसलिए। उसके बाद ये अभी आधा हुआ है। ठीक है, अभी इसमें बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, अभी बहुत कुछ, क्या आधा भी नहीं हुआ है कंप्लीट, ये चैप्टर थोड़ा लंबा है। ठीक है, और फिर मैंने इसको कई जगह से लेकर के बाइंड अप किया है। अभी हम इसमें विषुवत व्रत पढ़ेंगे, मकर रेखा पढ़ेंगे, उसके बाद यूरोप महाद्वीप को पढ़ेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था। ठीक है, यूरोप को पढ़ेंगे, नॉर्थ और साउथ अमेरिका को पढ़ेंगे, अफ्रीका को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद 5 हमारे जो महासागरीय बेसिन है उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम अपनी क्लास में इतना ही रखते हैं। ठीक है, चलिए जाते जाते एक शायरी सुनते जाइए, बहुत फेमस शायरी है और आपने शायद सुनी भी होगी, लेकिन फिर भी मैं सुनाना चाहता हूं। ठीक है, परिंदों को उनकी मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और रहते हैं वो लोग खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि सीरियस रहिए, थोड़ा सा लाइफ में सीरियसनेस भी बहुत ज़रूरी है, सिर्फ हंसने खेलने से ही काम नहीं चलेगा। ठीक है, आप हिस्ट्री में ऐसे बहुत से लोगों को देखेंगे कि जो बहुत ज़्यादा सीरियस रहे, मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा कि एकदम ही बिल्कुल सीरियस हो जाना है, थोड़ा बहुत सभी करते हैं, मैं भी एंटरटेनमेंट करता हूँ। ठीक है, तो चलिए खैर, क्लास को ज़्यादा लंबी ना करते हुए आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल, उम्मीद है ज़रूर हम वीडियो बनाएंगे, सब ठीक रहा तो। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। थैंक यू सो मच।